बच्चों, हम कल देखे थे अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया और क्षार कभी धातु और धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। आज देखते हैं बच्चों कि अम्ल और क्षार आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में जो है ना, अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, है ना। अम्ल ले लिए, क्षार ले लिए, क्या बना? लवण और पानी। आइए हम इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5 में देखिए, एक परख नली में 20 बूंद आपको लेना है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, है ना। इसको लेकर के 1 या 2 बूंद जो है फिनोलेप्थिन डालना है इसमें। परख नली को हिलाते हुए उसमें डॉपर की सहायता से बच्चों बूंद बूंद करके तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक आपको डालना है। देखिए, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और HCl। तो HCl का हमने क्या लिया? 1 या 2 बूंद लिया, है ना। इसमें हमने फिनोलेप्थिन डाला। उसके बाद इसमें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमको तब तक डालना है ना, जब तक का विलयन का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। विलयन के रंग परिवर्तन का क्या कारण है? तो इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार समझने का व्यक्त करते हैं, है ना। तो इसमें क्या बनता है बच्चों? जब दोनों क्रिया करता है, देखिए यहाँ H+ आयन दिख रहा है, ये नहीं अम्ल है, और यहाँ पे OH दिख रहा है ना, तो ये क्षार है। तो दोनों NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाया और H2O पानी बनाया। अम्ल में क्षार की 1 बूंद डालने पर वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण और पानी बनाता है। ठीक है। हमने जब विलयन में, जो कौन सा विलयन में? अम्लीय विलयन में हमने क्षार 1 बूंद डाला, तो 1 बूंद डालने पर अम्ल के कुछ अणु, जो इसके अणु हैं, है ना, वो जो है क्या करता है? अणुओं से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है ना। इसका जो अणु है, क्षार के अणु से क्रिया करके लवण और पानी बनाए, यही जो क्रिया है बच्चों उदासीनीकरण कहलाता है ना। ये उदासीनीकरण क्या है? वो आता है आपका एग्जाम में, है ना। तो अम्ल और क्षार के, है ना, क्रिया के फलस्वरूप अम्ल का, है ना, 1 बूंद डालने पर, है ना, क्षार के जो अणुओं के साथ क्रिया करता है और लवण और पानी बनाता है, यही क्रिया कहलाता है बच्चों उदासीनीकरण। इस प्रकार क्षार और अम्ल के साथ अभिक्रिया जो है करता है। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, तब विलयन उदासीन होता है ना। बच्चों, हम जानते हैं कि जब क्रिया होता है ना, तो इसके जो अणु होते हैं, है ना, अणु परमाणु, वही क्रिया करता है ना। तो अम्ल का जो अणु है ना, और क्षार के अणु आपस में क्रिया कर लेता है ना। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों विलयन, उदासीन हो जाता है ना। यानी इतना अम्ल हो गया, इतना क्षार हो गया, तो उदासीन हो गया। इसके पश्चात क्षार की 1 और बूंद डालते हैं, तब विलयन हल्का गुलाबी हो जाता है ना। अब आपको इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, है ना। देखिए, इसमें क्या बताया है? 20 बूंद आपको HCl लेना है और इसमें 1 या 2 बूंद फिनोलेप्थिन डाल दें। अब बूंद बूंद करके हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों इसमें क्या करना है? विलयन डालते जाना है और उसको हिलाते जाएंगे तो हल्का सा गुलाबी रंग आए। हिलाने से क्या हो जाएगा? वो फिर गुलाबी रंग जो है उड़ जाता है। फिर 1-2 बूंद डालें सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हिलाएं विलयन को, फिर जो है वो गुलाबी रंग उड़ जाता है। लेकिन एक समय, एक निश्चित जो है ना, बूंद डालने के बाद वो जो गुलाबी रंग है वो आ जाता है बच्चों स्थायी रूप से, है ना। हिलाने डुलाने से भी वो जो है विलयन से नहीं जाता है। तब ऐसी जो प्रक्रिया होती है ना, उसकी प्रकृति बताइए कि आप क्या हो? तो वो जो है हो जाएगा बच्चों क्षार हो जाएगा, क्योंकि गुलाबी रंग उड़ जा रहा था हिलाने से। क्यों? जब तक दोनों जो है आपस में बराबर क्रिया कर रहे थे, दोनों अम्ल और क्षार बराबर हो रहा था। लेकिन जब क्षार के जो है ज़्यादा हो गया, है ना, अणु, तब जो है वो गुलाबी रंग आ गया। तो इस प्रकार ये क्षारीय विलयन हो जाएगा, है ना। वो उदासीन विलयन कब तक था? जब तक हम इसमें 1-2 बूंद डाल रहे थे, 2-2 बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो गुलाबी रंग आ रहा था हल्का सा, फिर हिलाने से जो है वो गुलाबी रंग उड़ जाता था। तब तक वो उदासीन प्रकृति का विलयन था। लेकिन एक निश्चित बूंद डालने के बाद, जैसे 20 बूंद है ना,
15 बूंद डालने के बाद मान लो गुलाबी रंग आ गया होगा स्थायी रूप से, तो वो जो है आपका क्षारीय विलयन कहलाता है, क्योंकि क्षार जो है अधिक हो गया। अब जो है हम क्रियाकलाप इसी के द्वारा एक और जो है क्रियाकलाप 6 के द्वारा एक और जो है हम जो अभिक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। 100 ml का एक बीकर लेना है। देखो बच्चों, ये जो बीकर आपको दिख रहा है वो 100 ml का बीकर है ना। उसमें 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये जो अम्ल लिए हैं वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब एक रबर का कार्क पर 2 आल्पिन लगाकर बीकर में रखे दीजिए। देखिए ये जो कार्क लगा हुआ है आपका, ये रबर का कार्क है, इसमें 2 आल्पिन लगा हुआ है। देखिए चित्र अनुसार आल्पिन को 9 वोल्ट की एक बैटरी से टॉर्च के साथ एक बल्ब और स्विच को तांबे के तार के जोड़ देना है। तो इस कार्क में 2 जो है आपका आल्पिन है, और इस आल्पिन से आपको क्या क्या जोड़ना है बच्चों, बैटरी, 9 वोल्ट की जो बैटरी है उसको जोड़ दिए, साथ में एक बल्ब लगा दिए, साथ में एक स्विच लगा दिए। अभी जो तांबे का तार है उसके माध्यम से इसको हमने संयोजित कर दिया। अब क्या बल्ब जलता है ये हमको देखना है ना। क्या इस प्रकार संयोजित करने पर बल्ब जला? तो इस प्रक्रिया को तनो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ दोहराना है। अब क्या बल्ब जला? तो कक्षा 9वीं में हमने क्रियाकलाप के द्वारा समझा कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित है ना करने पर बल्ब जलने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयनिक पदार्थ विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, है ना, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, है ना, और विद्युत का चलान करते हैं। ठीक है बच्चों, आयनों में विभक्त मतलब आप लोग समझते हो ना, जैसे मान लो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो H+ आयन अलग हो जाएगा और Cl जो है अलग हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है आयनों में विभक्त होना। यानी दोनों HCl एक साथ है तो H अलग हो जाएगा, है ना, अपना H+ आयन लेकर के, Cl है ना माइनस आयन ये अलग हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है आयनों में विभक्त होना। तो इस प्रकार जब जलीय विलयन आयनों में विभक्त होता है बच्चों, तो उसमें विद्युत का जो है चलान होने लगता है और जो बल्ब है वो जल जाता है। तो इस प्रकार उपरोक्त क्रियाकलाप में अम्ल और क्षार के विलयन विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करती है कि अम्ल और क्षार भी आयनीकरण होता है। यानी अम्ल में भी होगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी वो बल्ब जलेगा और HCl के साथ भी वो बल्ब जलेगा। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार है ना, दोनों जो विलयन है विद्युत का चालक होता है। कब? जब ये अपने आयनों में विभक्त होता है। अभी आयनीकरण क्या होता है देखिए। अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास है ना समय समय पर कई वैज्ञानिक है ना करते रहा है। स्वीडन के वैज्ञानिक था बच्चों आरेनियस, है ना। आरेनियस ने सन 1984 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षार कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उसके अनुसार अम्ल एक ऐसा गुण है जो जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब बच्चों अलग अलग विभक्त हो जाता है। जैसे यहाँ H2SO4 देखिए, तो H+ आयन अलग हो गया, SO4 माइनस आयन जो है आपका अलग हो गया। तो इसी को बोला जाता है ना कि वियोजित होना, अपने आयनों में वियोजित होना। कोई भी जो यौगिक होता है बच्चों उसमें प्लस और माइनस जो है का बराबर रहता है, तो प्लस अलग हो जाना और माइनस अलग हो जाना, यही जो कहलाता है आयनों में वियोजित होना। इस प्रकार क्षार और जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड और एक धन आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्षार भी ऐसी होता है ना, H+ धन आयन और ऋण आयन में, और आपका जो विलयन अम्ल है वो भी विभक्त हो जाता है। तो ये आयनन उपरोक्त क्रियाकलाप 6 के द्वारा चालान के लिए उत्तरदायी है ना। तो इसके पहले हमने जो बैटरी फिट किया था 9 वाट का, है ना, तो बल्ब उसी कारण जला बच्चों कि जो विलयन है उसमें, है ना, चाहे आप क्षारीय प्रकृति के विलयन लो, चाहे आप अम्लीय प्रकृति के विलयन लो, है ना, और बैटरी से फ्लो होने के बाद वो जो है करंट फ्लो होने लगता है जब अपने आयनों में विभक्त होता है। तो ये कहलाता है आयनीकरण, है ना। मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो जो आयनीकरण है बच्चों
वो आयनीकरण किस पर निर्भर करता है? विलयन की सांद्रता और उसको आयनों में विभक्त होने की क्षमता पर निर्भर करता है ना, कि कितना जल्दी वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, ये उसकी सांद्रता कितना है ना। अब देखते हैं बच्चों स्वांते ऑगस्ट आर्हेनियस ने क्या बोलता है। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जलीय विलयनों में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझाया। उन्होंने सुझाव दिया कि आयनिक पदार्थ जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। तो वही बच्चों जैसे H है ना, प्लस आयन अलग हो जाता है, OH माइनस अलग हो जाता है। तो इसी को ये समझाया कि आयनों में विभक्त हो जाता है ना, और आयनों में विभक्त होने के कारण ही इसमें जो है विद्युत का चालन होता है। उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बनने के आधार पर समझाया। सन 1903 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वे अम्ल है? अब हम देखते हैं बच्चों H प्लस आयन होता है, तो क्या सभी जो यौगिक है H प्लस आयन, क्या सभी यौगिक में यदि H प्लस आयन दिखे तो क्या वो अम्ल होता है? तो इसके लिए क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। 100 ml के बीकर में 50 ml ग्लूकोज विलयन लेकर, है ना, उपकरण को क्रियाकलाप 6 में दर्शानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या बल्ब जला? तो क्रियाकलाप 6 में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए जाने पर बल्ब का जलना इंगित यह करता है कि HCl अणु के आयनन के पश्चात H प्लस आयन बनते हैं, जबकि ग्लूकोज में H प्लस आयन नहीं बनते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी यौगिक जिसमें रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है बच्चों को अम्ल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ग्लूकोज में H प्लस होता है ना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब वो जो है अम्ल है वो क्लियर नहीं हुआ, यानी वो अम्ल नहीं हो सकता जिसमें H प्लस आयन रहता है, लेकिन वो अम्ल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अम्ल कब होगा बच्चों? जब वो H प्लस आयन में विभक्त होगा और उसमें जो है बल्ब जलेगा यानी विद्युत का चालन होगा। तो ऐसे यौगिक में भी अम्ल होगा बच्चों जिसमें विद्युत का चालन होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन HCl में भी H प्लस आयन था, है ना, ग्लूकोज में भी जो है H था, है ना, हाइड्रोजन था, लेकिन इसमें H प्लस आयन अलग नहीं हुआ, विभक्त नहीं हुआ, वो अपने अवयवों में H प्लस आयन नहीं दिया वो, है ना। इसी कारण जो है इसमें विद्युत का जो चालन है नहीं हुआ, इसलिए वो अम्ल नहीं होगा। ठीक है, जबकि HCl में H प्लस आयन बनता है और इसलिए विद्युत का चालन होता है ना, और इसी कारण उसमें बल्ब जल जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। तो एक शुष्क परख नली में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है, नमक जिसको बोला जाता है। इसमें 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं H2SO4 सांद्र वाला परख नली की दीवार के सहायता से आपको डालना है। किसमें? जो हम 1 ग्राम नमक यानी सोडियम क्लोराइड लिए हैं उसमें। तो क्या परख नली में कोई गैस बाहर निकलता है? अब परख नली के मुंह के समीप शुष्क लिटमस पेपर आपको ले जाना है। तो देखिए इसमें आपने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया बच्चों, नमक, और इस प्रकार जो है ये परख नली की दीवार के सहायता से हमको क्या डाला है, सांद्र H2SO4। तो आपको ये देखना है कि जब सांद्र H2SO4 सोडियम क्लोराइड में डाला जाता है तो क्या कोई क्रिया होता है, क्या कोई गैस निकलता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि उसके जो परख नली है उसके मुंह के पास, है ना, नीला लिटमस पेपर ले जाना है। क्या रंग बदला? अब परख नली के मुंह के समीप नीला जो गीला लिटमस पेपर है ना, गीला नीला लिटमस पेपर ले जाना है ना। क्या अब नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? शिक्षकों के लिए निर्देश सीखे, ये तो आपका शिक्षक के लिए। आगे देखते हैं। उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि HCl केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि पानी के संपर्क में, है ना, ही यह अपने हाइड्रोजन परमाणु को H प्लस आयन
के रूप में अलग करता है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के संपर्क में आकर OH+ आयन यानी हाइड्रोक्साइड देते हैं, ये क्षार कहलाते हैं। यानी बच्चों ये क्लियर हो गया, ये विलयन में ही जो H+ आयन है वो बनता है, ठीक है, सूखी वाले में नहीं, ठीक है, केवल पानी की उपस्थिति में ही, है ना, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे इसमें OH+ आयन भी दे रहा है, ये इस प्रकार देखिए, ये क्षार है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कोई भी अम्ल या क्षार कितनी प्रबल दुर्बल है यह उसकी आयनन की प्रकृति की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रबल अम्ल क्षार के अणु पूर्णतः आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल और क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो बच्चों, कोई अम्ल या क्षार कितना प्रबल है तो किस पर निर्भर करेगा, उसके आयनों को विभक्त पर। पूर्णतः यदि आयन में विभक्त हो जाते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन में पूर्णतः, तब वो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होता है। और यदि थोड़ा सा यानी आंशिक रूप से यदि वो अलग हुआ, है ना, तो वो दुर्बल क्षार में आता है, ठीक है। अर्थात दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के विलयन में उसे कुछ ही अणु आयनित होते हैं। आंशिक रूप से मतलब कुछ ही अणु, पूरा अणु उसके आयनित नहीं होते हैं, है ना, तो वो कहलाता है बच्चों दुर्बल क्षार। और प्रबल क्षार क्या होता है, जिसमें क्षार और अम्ल के जो अणु होते हैं वो पूर्णतः, है ना, आयनित में विभाजित हो जाते हैं। ज़्यादातर अणु आयनित रहते हैं, ठीक है बच्चों। इतने को आप अच्छे से समझिए, फिर जो है हम आगे कल करेंगे।